साथ दे ना दे, कोई आपका साथ दे ना दे, लेकिन अगर आप खुद का साथ 100% देते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है, नहीं रोक सकती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। सो गाइस, जिस दिन का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, आप सभी लोग चाहते थे कि जीरो से स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट की जाए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाए, हमारी जो नींव है वो बहुत कमजोर है, तो आज वो दिन आ गया है। आप देख पा रहे होंगे फ्री इंग्लिश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, पूरे यूट्यूब पर हलचल मच चुकी है। तो आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर के स्टार्ट हो जाइए आज से इंग्लिश सीखने के लिए। और ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूं कि अगर आप कंटिन्यू 10 डेज हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और आप ये बोलेंगे कि मैं इंग्लिश सीख सकता हूं। आपके अंदर एक बड़ी चेंजेस देखने को मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो आइए आज हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो पहले से जुड़े हुए हैं। आज हमने टाइमिंग आपको दी थी कि आज 11 अप्रैल को 5 PM पर आपको मिलेगा। अगर आप पहले से वेट कर रहे थे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट के लिए, और जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं और आगे हमारा सपोर्ट करेंगे उनके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। तो आइए देखते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है हमारा फ्री इंग्लिश कोर्स का Day 1। क्या है गाइज? फ्री इंग्लिश कोर्स का Day 1। आप देखिए, इंग्लिश सिखा करके ही छोड़ूंगी, ये मेरा प्रण है, ये मेरा वादा है कि हर उस गरीब बच्चे को इंग्लिश पढ़ा कर छोड़ूंगी, जो गांव के बच्चे हैं, जिन्हें इंग्लिश नहीं समझ में आती, जो डरते हैं, चाहते तो हैं दिल से लेकिन सीख नहीं पाते हैं, कोई ऐसा उन्हें नहीं मिलता जो उनको सिखा सके फ्री में। तो हम ये स्टार्ट करे हैं कि इंग्लिश सिखा करके ही छोड़ूंगी। Day 1 आज हमारा कौन सा डे है? Day 1 है गाइज। अंग्रेजी सीखे शुरू से, यानी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब यहीं पर एक बात आपको बताते हैं, देखिए जो बेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। हमारा जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे जब आप घर बनवाते हैं, देखते हैं सबसे ज्यादा टाइम कहां पर लगता है? जब दीवार उठना शुरू होती है तो विद इन 4 और 5 डेज में आपकी दीवार ऊपर हो जाती है कि आप दीवार पर लिंटर डाल सकते हैं। लेकिन जब बेस स्टार्ट होता है तो देखिए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तो उस नींव में ही लग जाता है, कहीं पर गहराई या फिर ये सारी चीजें। और सबसे ज्यादा जो मटेरियल लगता है वो नींव में ही लगता है। क्यों? हर पेरेंट्स भी नींव में ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आगे हम कितने भी फ्लो ले जाएं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नींव है। अगर हमारी नींव कमजोर है तो हम सिर्फ 1-2 फ्लोर ही ले जा सकते हैं, उसके बाद हमारा घर ऊपर नहीं बन सकता है। लेकिन अगर नींव मजबूत है, एकदम लोहा लाट है, तो ऊपर कितनी भी ले जाइए ये मैटर हमारे लिए नहीं करता है। सेम यही इंग्लिश के साथ है। अगर आपकी इंग्लिश बेसिक मजबूत है या जो नींव इंग्लिश की है वो जड़ आपने पकड़ रखा है, तो आपका इंग्लिश में आगे चल के कुछ भी नहीं है, आप बहुत आसानी से बोलेंगे। इंग्लिश बहुत ही इजी है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। जड़ जो इंपॉर्टेंट होता है वो रूट होती है, जड़ होती है, नींव होता है और बेस होता है। तो आइए देखते हैं, अंग्रेजी सीखिए शुरू से। अगर ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता। आज के वीडियो में आप जो पढ़ने जा रहे हैं, अगर ये नहीं आता तो आपको कुछ भी नहीं आता है, यानी आगे के सेंटेंसेस, जो भी आगे की क्लासेस होंगी वो आपको नहीं आती है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जीरो, सबसे बेसिक हमारा क्या है वो आप इसको देख सकते हैं, पंपलेट्स वगैरह जो हमने फर्स्ट पेज पर लगाया है। आइए अब देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्रोसीड होते हैं हम लोग। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सब्जेक्ट, वो है हमारा सब्जेक्ट, वो है हमारा, देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सो गाइज, हमारे लिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप नहीं समझ सकते हैं। अगर आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो समझ लीजिए आप किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि पूरे सेंटेंस में जो काम होता है वो इन्हीं तीनों का होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये क्या है? इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है उसका एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है या बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जो स्ट्रक्चर हमारा क्या है? जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस होगा तो वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की
फॉर्म में लिखा गया होगा या की फॉर्म में उसे लिखा जाएगा। सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, उस वर्ब में हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, फिर मेन वर्ब हो सकती है या डायरेक्ट मेन वर्ब हो सकती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड्स लास्ट में बचता है, लेकिन मेनली जो हम देखेंगे वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमारे आते हैं। तो इंग्लिश का जो बेसिक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें बात ये आती है कि ये सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। तो सब्जेक्ट को इंग्लिश में हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं कर्ता, इंग्लिश में नहीं गाइस, हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। वर्ब को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, क्रिया, वर्ब को इंग्लिश में हम क्रिया कहते हैं, और ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्म कहते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं, ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्म कहते हैं। कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म। हर लैंग्वेज का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, हिंदी का कुछ और, संस्कृत का कुछ और। तो इंग्लिश का होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इंग्लिश का जो सेंटेंस होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। SUBJECT, ये सब्जेक्ट क्या होता है। तो हमने लिख रखा है जो काम करता है, जो काम करता है। किसी भी सेंटेंस में जो काम को कर रहा होगा, जो शख्स, जो व्यक्ति, जो आदमी काम को कर रहा होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं गाइज, सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है। या फिर आप इंग्लिश में डिफिनीशन बोले तो हम आपको डिफिनीशन बताते हैं। डूअर ऑफ द वर्क इज कॉल्ड subject. Second, the head word in a sentence is called object. Is called subject. Is called subject. So guys, सबसे पहले आप हिंदी में समझिए, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, शख्स होता है, आदमी होता है, उसे ही आप सब्जेक्ट कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो काम व्यक्ति कर रहा होगा, जो व्यक्ति उसमें काम कर रहा होगा, उसको आप सब्जेक्ट नाम दे देंगे। इंग्लिश में डिफिनेशन की बात करें तो डूअर ऑफ द वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। देखिए, डूअर का मतलब क्या होता है, करने वाला। जब आप किसी भी वर्ब में ER लगा देते हैं तो उस काम को करने वाला व्यक्ति बन जाता है। क्या, किसी भी वर्ब में जब आप ER लगा देते हैं तो उस काम को करने वाला बन जाता है। जैसे डू का मतलब होता है करना, डू में हमने ER लगा दिया, क्या बन गया, डूअर। डूअर का मतलब करने वाला। सिंग का मतलब गाना गाना, सिंगर ER हमने लगा दिया, सिंगर बन गया गायक, गाना गाने वाला हो गया। प्ले का मतलब खेलना, प्ले में हमने ER लगा दिया, प्लेयर बन गया। प्लेयर का मतलब खेलने वाला, मीन्स खिलाड़ी। तो ऐसे आप क्या करेंगे, किसी भी वर्ब में जब आप ER लगा देते हैं तो उस काम को करने वाला बन जाता है। डूअर ऑफ द वर्क, काम को करने वाला, इज कॉल्ड सब्जेक्ट, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। हमने शॉर्ट फॉर्म में स्पेलिंग लिखी हुई थी, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। या फिर सेकेंड लैंग्वेज में या दूसरी डिफिनेशन आप कह सकते हैं, द हेड वर्ड, मुख्य शब्द, इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में, इज कॉल्ड सब्जेक्ट, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। किसी भी सेंटेंस का जो मुख्य शब्द होगा, मेन शब्द होगा, उसे ही आप सब्जेक्ट कहते हैं। किसी भी सेंटेंस का जो हेड वर्ड हो गया, मुख्य वर्ड होगा, उसे ही आप क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। देखिए, कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जहां पर ये डिफिनीशन आपकी 100% करेक्ट होगी, कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जहां पर इसके थ्रू आप जान पाएंगे कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। देखिए, जो वर्ब होती है वो 3 तरीके से काम करती हैं। अगर हमारे सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब है, एक्शन का वर्ब का मतलब काम वाली वर्ब, एज आना जाना, खाना पीना, सोना उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, तो वहां पर आपकी डिफिनीशन ये सही होगी, डूअर ऑफ द वर्क, जो काम को कर रहा होगा, खाना बनाना जो कर रहा होगा वो सब्जेक्ट होगा, जो झाड़ू लगाने
बनाने का काम कर रहा होगा वो सब्जेक्ट होगा, पढ़ाना एक काम है, इस काम को जो कर रहा होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में स्टेट वर्ब होंगी, स्टेट वर्ब का मतलब बी की फॉर्म होगी, तो वहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा होगा, वहां पर एक सिचुएशन बताई जा रही होगी, एक कंडीशन बताई जा रही होगी। उस कंडीशन में फिर आपकी ये डिफिनीशन होगी, इस डिफिनीशन से आप इजीली पहचान पाएंगे। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं, मान लीजिए हमने बोला कि ही इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रहा है। अब खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? वह का मतलब ही, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। क्यों? आपको पता चल गया जो काम करता है, खाना बनाना एक काम है, इस काम को कर रहा है वह, ये वह जो है, ही जो है, वो हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन हम स्टेट वर्ब दे दें, जैसे हम बोल दें ही इज गुड, ही इज गुड, वह अच्छा है। अब आप बताइए कि यहां पर ही आया हुआ है, आप फर्स्ट डिफिनीशन से देखेंगे तो यहां पर कोई एक्शन ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, आना जाना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, सोना गाना, कोई वर्ब ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे? अब यहां पर देखिए ये स्टेट वर्ब है। कौन सी वर्ब है? इस सेंटेंस में जो इज आया हुआ है ये स्टेट वर्ब है। तो स्टेट वर्ब में आपकी सेकेंड डिफिनीशन करेक्ट होगी, द हेडवर्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अब हेडवर्ड समझिए एक बार कि ये हेडवर्ड क्या होता है? मुख्य शब्द। अब आप बोले कि मुख्य तो हमें सभी लगता है, ऐसे कैसे लगता है? समझने की कोशिश करिए। हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक बारात है, ठीक। एक बारात का जो मुखिया होता है, जो मुख्य होता है, वो कौन होता है? दूल्हा होता है। दूल्हे के लिए डीजे आता है, दूल्हे के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, दूल्हे के लिए ही दुल्हन तैयार होती है, दूल्हे के लिए ही सारी चीजें होती हैं। कोई ना हो, लेकिन अगर दूल्हा है तो सब कुछ हो सकता है, अगर दूल्हा ही नहीं है तो जितनी भी सारी चीजें हैं वो किसी काम की नहीं। जो कुछ भी उस दिन घटित हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? दूल्हे के लिए हो रहा है। इट मीन्स दूल्हा क्या है? हेड है हमारा। वैसे ही हमारे सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स आए होंगे वो किसके लिए आए होंगे? सब्जेक्ट के लिए आए होंगे। जो मेन वर्ड होगा, जो मुख्य वर्ड होगा, उसके लिए आया होगा। और इसी तरीके से आप सेंटेंस में पहचान लेंगे। आइए देखिए, ही इज गुड, वह अच्छा है। इसकी हिंदी क्या हुई? वह अच्छा है। देखिए है किसके लिए आया है? वह के अकॉर्डिंग आया है। यहां है आ सकता था, हो आ सकता था, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि हमें वह के अकॉर्डिंग यूज होना है। वह के लिए हम है बोलते हैं, है नहीं बोलते, हो नहीं बोलते हैं। अच्छा, अच्छा किसके अकॉर्डिंग आया हुआ है गाइस? अच्छा भी जो हमारा है वो वह के अकॉर्डिंग आया हुआ है। यहां अच्छी भी तो आ सकता था, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि हमें वह के अकॉर्डिंग आना है। वह के अकॉर्डिंग अच्छा आया, वह के अकॉर्डिंग है आया, तो ये वह हमारा जो है ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में जो काम कर रहा है, डूअर ऑफ द वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट, या आप बोल सकते हैं द हेडवर्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस करिए हमारे साथ आप लोग बोल करके। मैं पढ़ा रही हूं, पढ़ाने का काम मैं कर रही हूं, मैं सब्जेक्ट हूं। किसान खेत जोत रहे हैं, जोतने का काम किसान कर रहे हैं, किसान सब्जेक्ट हैं। मम्मी खाना बना रही हैं, खाना बनाने का काम मम्मी कर रही है, मम्मी कौन है? सब्जेक्ट हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ना एक काम है, कौन कर रहा है? पापा कर रहे हैं। पापा क्या है या पिताजी क्या है? सब्जेक्ट हैं। बच्चे खेल रहे हैं, खेलने का काम बच्चे, बच्चे क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। दादी माँ कहानी सुना रही हैं, कहानी सुनाना एक काम है, कौन कर रहा है? दादी माँ क्या है? सब्जेक्ट हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी सेंटेंस में हमें कैसे सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। अब मैं एक छोटी सी ट्रिक भी बता देती हूँ आपको। मान लीजिए डिफिनीशन वगैरह को एक साइड में रखिए आप, मुझे डिफिनीशन याद ही नहीं करना है, सेंटेंस देखते ही आप सब्जेक्ट को पहचान लेंगे। करना क्या है आपको? आपके हिंदी सेंटेंस में, आपको अपने हिंदी सेंटेंस में वर्ब से पहले कौन लगा करके क्वेश्चन पुटअप करना है। क्या करना है? कौन लगा करके क्वेश्चन पुटअप करना है। आंसर में आपको जो मिलेगा,
जो कुछ भी आपको आंसर में मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठे हुए होंगे, ये जो हम बोल रहे हैं इसको आप ट्रिक लिखकर नोट लिख करके नोट कर सकते हैं। मैंने सारी चीजें बोर्ड पर नहीं लिखी है, इसको हम बोल रहे हैं। आपको अपने सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट का पता लगाना है तो आप अपने सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले कौन या किसने, कौन या किसने लगा करके क्वेश्चन पुटअप करेंगे, कौन या किसने लगा करके क्वेश्चन पुटअप करेंगे। आंसर में जो आपको मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। क्या करना है आपको, कौन या किसने लगा करके क्वेश्चन पुटअप करना है, आंसर में जो आपको मिलेगा वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए प्रैक्टिकल करके हम लोग देखते हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूं, कौन पढ़ा रहा है, मैं क्या हूं, सब्जेक्ट। वह गाना गा रहा है, नहीं पता कौन गाना गा रहा है, वह गा रहा है, ये वह क्या है, सब्जेक्ट है। फिर देखिए मम्मी खाना बना रही हैं, कौन खाना बना रहा है, मम्मी बना रही है, मम्मी क्या है, सब्जेक्ट है। सो गाइज आई होप कि सब्जेक्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं साइड होती हूं, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने ले लिया होगा, तो इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, डिफिनेशन वगैरह। बाकी कोई चीज हो या कोई बात हो जो ना समझ में आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। आइए आप देखते हैं सेकंड हमारा क्या था। सेकंड हमने क्या देखा था, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आएगा, वर्ब आएगी। सब्जेक्ट के बाद क्या आना है, तो गाइज हमारी वर्ब आएगी। देखिए वर्ब बहुत ही सिंपल है, वर्ब भी देखिए कितनी आसानी से हम आपको समझा दे रहे हैं। सब्जेक्ट जो काम करता है उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब यानी वर्ब जिसे इंग्लिश में हम कहते, हिंदी में हम कहते हैं क्रिया, हिंदी में हम कहते हैं क्रिया। जिसे हिंदी में आप क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। सो गाइस थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही होगी, आप देख सकते हैं कि टाइमिंग क्या हो रही है। आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा होगा कि 12:43 क्या है, एम है, रात के 1 बजे हुए हैं। और रात के 1 बजे मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूं और ये वीडियो आपको मिलेगा कल शाम को 5 बजे। तो देखिए इतनी मेहनत रात में जगकर आपके लिए कर रहे हैं, आपके सामने प्रमाण है। आप सोचे मैम झूठ बोल रही होंगी, तो गाइज मैम झूठ नहीं बोलती, आपको दिखा रहे हैं कि ये मेरी मेहनत है। और फिर भी आप लोग सपोर्ट ना करें तो फिर समझिए सपोर्ट तो बनता है, एक लाइक तो बनता है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। तो आइए वर्ब मीन्स क्रिया। क्या होता है, क्रिया। वाक्य में जो काम हो रहा है उसे वर्ब कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। गाइज आपकी नजर में जो काम है, जो कार्य है, आप जो कहते हैं मम्मी ये काम मुझसे नहीं होगा, झाड़ू लगाने का काम मुझसे नहीं होगा, पोछा लगाने का काम मुझसे नहीं होगा, बर्तन धुलने का काम मुझसे नहीं होगा, तो जिसको आप अपनी लैंग्वेज में काम या कार्य कहते हैं उसी को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। बात समझ में आई, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में काम या कार्य कहते हैं इंग्लिश में उसे ही हम वर्ब कहते हैं। या फिर सब्जेक्ट जो काम करता है उस व्यक्ति को हम कर्ता कहते हैं या सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में जो काम हो रहा हो उसे ही हम वर्ब कहते हैं। जैसे जितनी भी वर्ब्स होंगी उसके लास्ट में ना नी ने लगा होगा। आना जाना, खाना पीना, सोना उठना, बैठना, लिखना पढ़ना, बोलना, ये सारे क्या हैं, वर्ब्स हैं, एक कार्य है, काम है, तो ये आपकी वर्ब्स हैं। जैसे अगर आप सेंटेंस में देखें, अभी मैंने आपको इसके पहले 5 सेंटेंसेस सब्जेक्ट में रिवाइज करवाया, 5-10 सेंटेंसेस। अब मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैं क्या हूं, सब्जेक्ट हूं। मैं कौन सा काम कर रही हूं, पढ़ाने का, तो पढ़ाना ऑब्वियसली क्या है, हमारी वर्ब है। तो सब्जेक्ट जो काम करता है, वर्ब जिस काम को वो कर रहा होता है उसे ही हम वर्ब कहते हैं। अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें या देखें तो देखिए, as he sings a song, वह गाना गाता है,
काम कौन कर रहा है गाना गाने का, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। कौन सा काम कर रहा है, गाना गाने का, ये हमारी क्या है, वर्ब है। या फिर आई बीट हिम, मैंने उसे मारा, इसका दो ट्रांसलेशन होगा, मैंने उसे मारा, मैं उसे मारती हूं, दोनों हो सकता है, लेकिन मैंने जिस सेंस में लिखा है वो लिखा है मैंने उसे मारा। अब मारने का काम कौन किसने किया, मैंने किया, तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कौन सा काम मैंने किया, मारने का, तो ये हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो आई होप कि सब्जेक्ट वर्ब आपको समझ में आ गया होगा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लेने की हमारी आवश्यकता नहीं है। जो भी काम कर रहा है सेंटेंस में जो व्यक्ति, वो सब्जेक्ट हो जाएगा, जिस काम को कर रहा है वो हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। आइए ऑब्जेक्ट देखते हैं, फिर लास्ट में हम आपको तीनों को एक साथ बताएंगे कि कैसे आप इजिली देख लेंगे कि यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आइए पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर आगे की चीजें हम समझेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्ट। क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, जिसे आप कहते हैं कर्म। ऑब्जेक्ट को आप हिंदी में क्या कहते हैं, कर्म। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, और वर्ब मीन्स क्रिया। तो देखिए ऑब्जेक्ट, अब आपको लिखा हुआ दिख रहा है काम का असर। काम का असर जिस पर पड़ता है, प्रभाव जिस पर पड़ता है, उसे ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। काम का असर जिस पर पड़ता है, प्रभाव जिस पर पड़ता है, उसे ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। कैसे, सबसे समझिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, आई बात समझ में, हाँ आ गई। दूसरा, जिस काम को करता है उसे वर्ब कहते हैं, बात समझ में आ गई, हाँ आ गई। अब कर्ता जिस काम को कर रहा है उसका प्रभाव भी तो किसी पर पड़ रहा होगा, असर भी तो किसी पर पड़ रहा होगा, और जिस पर ही असर पड़ रहा होगा उसी को उठाकर हमें बोल देना है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जिस काम को कर रहा है उस काम का प्रभाव या असर जिस पर पड़ रहा है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। काम करने वाला सब्जेक्ट, जिस काम को करता है वर्ब, उस काम का प्रभाव या असर जिस पर पड़ रहा है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई बात समझ में, काम करने वाला सब्जेक्ट कर्ता, जिस काम को करता है वर्ब, उस काम को करने का प्रभाव या असर जिस पर पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। आइए समझते हैं। हमने आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया था, मैं आपको पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, ये हमारा सेंटेंस है। आइए इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सारी चीजें हम लोग पहचानते हैं। सेंटेंस में जो काम कर रहा है, इसका मतलब हुआ मैं आपको पढ़ा रही हूं। कौन काम कर रहा है, मैं। ये मैं क्या है, हमारा सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि ये काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है, ये पढ़ाने का काम कर रहा है। ये हमारी क्या है, वर्ब, क्योंकि ये काम कर रहा है कौन, सब्जेक्ट। अब देखिए पढ़ाने का असर किस पर पड़ रहा है, प्रभाव किस पर पड़ रहा है। भैया मैं पढ़ा रही हूं तो समझ में तो आपको आ रहा है ना, मेरे पढ़ाने का असर किस पर पड़ रहा है, आपको, आपके माइंड में जा रहा है, तो आप हमारे क्या बन गए, ऑब्जेक्ट बन गए। क्या बन गए, ऑब्जेक्ट बन गए। नहीं समझ में आया, और समझिए, और समझिए। द पुलिस बीट his brother, the police teach his brother। सब्जेक्ट, पुलिस ने उसके भाई को पीटा, पुलिस ने उसके भाई को पीटा। सब्जेक्ट क्या है, पीटने का काम किसने किया, पुलिस ने, तो पुलिस हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। हाँ बात समझ में आ गई मैम। दूसरा, कौन सा काम पुलिस कर रही है, पीटने का, पीटना क्या है, हमारी वर्ब है। अब बताइए, पुलिस पीटेगी तो पैर हाथ किसका टूटेगा, उसके भाई का टूटेगा। प्रभाव पीटने का, मारने का किस पर पड़ेगा, उसके भाई पर पड़ेगा असर, या इस काम का असर किस पर पड़ेगा, हिज ब्रदर पर पड़ेगा। ये हमारा क्या है गाइज, ऑब्जेक्ट है। तो ये है हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जिसके बिना इंग्लिश सीख पाना नामुमकिन है। इंग्लिश का सबसे ज्यादा बेस यही है, इंग्लिश की बैकबोन
बैकबोन है, आप कह सकते हैं कि इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपको भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हर लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और ऐसे ही इंग्लिश सीख सके। अभी हमें ऑब्जेक्ट के काइंड्स पढ़ना है, उनके कुछ रूल्स पढ़ने हैं। अब मैं एक बार फटाफट रिवीजन कर दे रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति काम करता है उसको आप सब्जेक्ट कहते हैं, जिस काम को वो करता है उसे वर्ब कहते हैं, उस काम का असर जिस पर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी खाना बना रही हैं, मम्मी काम कर रही हैं, सब्जेक्ट हैं। कौन सा काम कर रही है? बनाने का, बनाना वर्ब है। बनाने का असर किस पर पड़ रहा है? खाने पर। दाल चावल रोटी बनकर तैयार हो रहा है तो ये खाना हमारा क्या है? फूड है। किसान खेत जोत रहे हैं, किसान क्या है? सब्जेक्ट हैं। जोतना क्या है? वर्ब है। जोतने का प्रभाव असर किस पर पड़ रहा है? कौन ऊपर नीचे हो रहा है? मिट्टी, खेत। खेत क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आज की फर्स्ट स्पोकन इंग्लिश क्लास, फ्री इंग्लिश कोर्स की फर्स्ट क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। सो गाइस, बज रहे हैं रात के 1, तो अब मुझे आप लोग विदा दीजिए। अब मैं चलती हूं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, मॉर्निंग वीडियो में, नए जोश के साथ, नए सेंटेंसेस के साथ। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है इंग्लिश से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।